ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं लेक्चर नंबर 18 राइमाटिमान, कोल्बी स्पीड एंड एस्पिरिन प्रिपरेशन। कल लेक्चर नहीं रख पाया था, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, उस वजह से लेक्चर नहीं रख पाया। तो आज के सेशन में ये फिनॉल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, केमिकल रिएक्शन है फिनॉल का, आगे आप पढ़ के आए हो, ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन दोनों याद ही होगा। तो आज का सेशन हम लोग करने वाले हैं राइमाटिमान, कोल्बी स्पीड एंड एस्पिरिन। यहाँ ये दोनों तो नील रिएक्शन होगी, तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। ये लेक्चर देखने के बाद जेईई या नीट के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से ये पूरा सिस्टम दिमाग में चला जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा, राइमाटिमान, कोल्बी स्पीड एंड एस्पिरिन प्रिपरेशन। तो मैं पहले रिएक्शन आपको समझाऊंगा राइमाटिमान। तो ये राइमाटिमान रिएक्शन होता क्या है, ध्यान से देखते जाओ, बहुत ही आसान वाला रिएक्शन है, ध्यान से देखते जाओ। पहले तो हम पढ़ाई करेंगे बेटा राइमाटिमान रिएक्शन के बारे में। तो चलो राइमाटिमान रिएक्शन देखना है। वो तो बात क्लियर है कि तीनों रिएक्शन फिनॉल के लिए, तीनों रिएक्शन किसके लिए है, फिनॉल के लिए है। तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा फिनॉल। सबसे पहले आपको चाहिए फिनॉल। अभी फिनॉल का जो रिएक्शन करवाना है, फिनॉल का जो रिएक्शन करवाना है, वहां पर सबसे पहले आप रिएक्शन करवाओगे CHCl3 प्लस NaOH के साथ। और दूसरा जो रिएक्शन होगा वो होगा एसिड का, एसिड से हाइड्रोलिसिस। पहले ध्यान से समझ लो बेटा, कई बार बच्चे को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती कि कैसे लिखना है, क्या याद रखना है। मैं पूरी टेक्निक समझा देता हूँ। राइमाटिमान में आपको चाहिए क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, दूसरा आपको करना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस। तो पहली बार में क्या होगा, तो पहली बार में यहां पर जनरेट होगा यहां पर आएगा OH, यहां पर आएगा CH। इसे बोला जाता है कई बार सैलिसल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड, आप कुछ भी इसका प्रोनाउंस कर सकते हो। तो यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है। ये कैसे होता है, क्यों ऐसा ही प्रिपरेशन आया, तो उसका मैकेनिज्म जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, उस पे मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। ये वाला टॉपिक आपको, ये रिएक्शन समझने में बहुत मजा आएगा और ध्यान से देखना। ये टॉपिक आपको जेईई के लिए एंड नीट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों। तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं कि एक्सिटरी रिएक्शन में होता क्या है। तो हमारे पास ये आ गया था फिनॉल, ध्यान से देखना है आप लोगों को, ये आ गया फिनॉल, सही है। अब जब क्लोरोफॉर्म और NaOH का रिएक्शन होता है, जब आप क्लोरोफॉर्म, अब याद रखिए कि CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोला जाता है, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। जब ये दो रिएक्शन करते हैं तो आपको CCl2 मतलब के डाइक्लोरोकार्बीन, इस नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ये सेम रिएजेंट आप यूज करोगे कार्बाइल अमाइन टेस्ट पर, याद रखना। ये ऐसा रिएजेंट आप कहां पर यूज करोगे, कार्बाइल अमाइन टेस्ट के दौरान आप ऐसा एक रिएजेंट यूज करोगे, सही है। और हॉफमैन के दौरान भी ऐसा रिएजेंट यूज किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब CHCl3 NaOH के साथ रिएक्शन लगाता है तो वो डाइक्लोरोकार्बीन का इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। ये क्वेश्चन जेईई एंड नीट दोनों में एक बार पूछा गया है। जेईई एंड नीट दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। आपको बुक की ओर से तो सिर्फ इतना रिएक्शन याद रखना है, ये मैकेनिज्म उसके लिए समझो ताकि आपके दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा कांसेप्ट होता है, बहुत अच्छे से दिमाग में चला जाए। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका फिनॉल। अभी फिनॉल का रिएक्शन आप करवाओगे डाइक्लोरोकार्बीन से। ये आ गया आपका डाइक्लोरोकार्बीन जो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब देखो सिचुएशन में होगा क्या, तो सिचुएशन में कुछ ऐसा होने वाला है कि पहले निकला H+, तो आपके पास यहां पर ऐसा कुछ क्रिएट हुआ होगा। ध्यान से देखिए, पहले निकल गया H+, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। मैंने H+ को निकाल दिया है।
अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसे अटैच करवाना है। अगर इलेक्ट्रोफाइल, ये तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, अब इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करवाना है तो ये जो रिंग आ रहा है वहां पर आपको रिंग में नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा, उसकी वजह से मुझे रेजोनेंस करवाना पड़ेगा। तो मैं ये बॉन्ड को अंदर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पैर को अंदर रखूंगा, इसे ऑर्थो पोजीशन पर रख दूंगा। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से देखिए। तो यहाँ पर क्या प्रिपेयर हुआ आपके पास कुछ ऐसा प्रिपेयर हुआ होगा, कुछ ऐसा स्पीसीज, ये ऑक्सीजन पर आ गया होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। सही है, ओके। अब ध्यान से देखो, अभी तो ये रिंग की एरोमेटिसिटी गुम हो गई, चली गई। अब क्या होगा, ये जगह पर जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक लगाएगा। लगा दिया वहां पर उसने अटैक। अगर उसने वहां पर अटैक लगवाया तो कुछ ऐसा प्रिपेयर हुआ होगा। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से। ये मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है तो फिर आपको क्यों करने की जरूरत है, ताकि आप अच्छे से ऑर्गेनिक को समझ पाओ। तो रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलवेज अच्छे से करो। तो यहाँ पर लगाओ आप डाइक्लोरोकार्बीन को, मैंने लगा दिया यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बीन को, लगा दिया डाइक्लोरोकार्बीन को। अब ध्यान से देखना, अब आप वो मत देखो कि यहाँ पर इसका वैलेंसी, उसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, सही है। अब देखना ध्यान से होता क्या, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है। अब आप ध्यान से देखो, तो ये रिंग की जो एरोमेटिसिटी थी वो तो चली गई। आप कार्बन का स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो, अगर नहीं पढ़ के आए तो टेंशन मत लो, मैं 11वीं का जो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ वहां पर से आपको कार्बन का लेक्चर मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखना आपको करना क्या है, रिंग की एरोमेटिसिटी को वापस लाना है। तो आप रिंग की एरोमेटिसिटी को कैसे वापस लाओगे, तो ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है। अगर इसके साथ बॉन्ड बन गया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग में वापस आ जाएंगे। समझ गए, थोड़ा डिफिकल्ट स्टेप है। आपको हाइड्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है ताकि हो क्या, तो ये जो बॉन्ड है वो अंदर आ जाए। तो चलो वैसा करने के बाद देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास। तो ये हुआ, चलो अंदर एक बॉन्ड आ गया। अब जब अंदर बॉन्ड आएगा तो ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा और ऑक्सीजन के पास चार्ज चला जाएगा, वापस चला गया। और यहाँ पर कुछ प्रिपेयर हो गया, Cl और वन साइड, तो H आ गया। समझे कि नहीं समझे? अब आपको करना क्या है, अब आपको यूज करना है 2 मोल्स ऑफ KOH। अब आप यूज करोगे 2 मोल्स ऑफ KOH। अगर आपने 2 मोल्स ऑफ KOH का यूज कर दिया तो ये दोनों क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, किससे? OH से। तो चलो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। यहां पर H आएगा, यहां पर दोनों साइड पर OH आएगा, सही है। यहां पर O और O नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब आप पढ़ के आए हो, नहीं पढ़े तो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। 2OH with 1 carbon, very unstable। अगर एक ही कार्बन के पास 2 OH आके जाए तो वो हो गया अनस्टेबल। अब आप उसे स्टेबल कैसे बनाओगे? तो आप एक काम करो, ये H और ये OH को निकाल दो, H2O निकाल दो। अगर आपने H2O निकाल दिया तो यहां पर -H2O आ जाएगा। H2O निकाल दिया, ध्यान से देखिए आपके पास अभी क्या बचा। यहां पर आएगा O नेगेटिव, यहां पर आएगा C डबल बॉन्ड O और एक H था इसके पास। तो अब ध्यान से देखो आपके पास CHO ऑर्थो पोजीशन पर कैसे आया, ये बहुत ध्यान से समझना है। आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया पर जेईई मेन एंड नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मैकेनिज्म को समझते हो तो आपको वो मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आ रहा है, कौन सी जगह पर क्यों अटैक लगा रहा है और कैसे बॉन्ड बनेगा। अब आप समझ सकते हो कि जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो वो H प्लस ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और आपको फिनॉल वापस मिलने वाला है। तो ये आपका प्रिपेयर हो गया सैलिसैल्डिहाइड।
ये प्रिपेयर हो गया सैलिसल्डिहाइड। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सबसे जो बढ़िया बात होती है ना वो ये वाली होती है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोफाइल्स लगाना रहता है, तो आप इलेक्ट्रोफाइल लगाने के लिए इसे बनाना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्टेप। ये पूरा स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं रेबल डिमांड को अंडरस्ट्राइक कर रहा हूँ क्योंकि वो खत्म हो गया। इसके बाद ऑलवेज पेपर चलेंगे और उसके बाद एस्पिरेंट पढ़ाई करेंगे। निकालो स्क्रीनशॉट, चलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे कोल्बी-स्मिथ रिएक्शन के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जो रेगुलर से सेशन अपलोड हो रहा है ना, उसे ध्यान से देखना और बहुत अच्छी तरीके से उसके लिए प्रिपेयर करते रहना। और जितना भी आप रिवीजन ज्यादा करोगे ना, उतना आपका स्कोर अच्छा आएगा। हर रोज दिमाग में पॉजिटिविटी लेके बैठना है कि आज का सेशन मुझे कंफर्म समझ में आएगा। पहले तो दिमाग में पॉजिटिविटी डालो और ये पॉजिटिविटी आपको रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कोल्बी-स्मिथ रिएक्शन। तो कोल्बी-स्मिथ रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको वो समझना है कि ये रिएक्शन होता किसका है। तो अगेन कोल्बी-स्मिथ रिएक्शन होता है फिनॉल के लिए। यहाँ पर हमने ले लिया फिनॉल, उसका रिएक्शन करवाना है पहले स्टेप पर CO2, उसके बाद NaOH से। आप यहाँ पर KOH भी ले सकते हो, मतलब आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। मैंने आगे KOH बताया था, आपको नीचे NaOH बताया, उसके बाद मैंने नीचे यहाँ पर KOH का यूज किया। उससे कोई मैटर नहीं होता, उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि बेस लेना है और दूसरे स्टेप पे आप यूज करोगे हाइड्रोलिसिस का। अगर ऐसा कर दिया तो आपके पास सबसे बढ़िया वाला रेडी हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं बेटा सैलिसिलिक एसिड। अब ये सैलिसिलिक एसिड कैसे देखो, रिएक्शन तो बहुत आसान है। ऐसे तो मगअप करने के लिए आप रिएक्शन को मगअप कर सकते हो, पर मैं एक बात बताऊं तो पूरे ऑर्गेनिक पर कुल मिलाकर 78 ऐसी रिएक्शन होती है जिसे आप मगअप करने बैठे तो आप पागल हो जाओगे। तो उससे बढ़िया जो मेथड होती है वो बढ़िया मेथड है कि आप उस मैकेनिज्म के बेस से याद कर लो। वो थोड़ा डिटेल में जाता है, मैकेनिज्म जब भी लिखना है ना तो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा उसमें डिफिकल्टीज आता है कि यार ये नहीं करना, ये तो बहुत बकवास चीज है, मैकेनिज्म छोड़ दो। मैकेनिज्म कभी मत छोड़ो, तो क्योंकि मैकेनिज्म समझ गए तो कभी वो गलती नहीं होगा कि ऑर्थो पे क्यों, पैरा पे क्यों नहीं। कभी वो गलती नहीं होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्यों, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं। कभी गलत रिएक्शन मत रेडी करो कि इसकी जगह ये रख दो, ये निकाल के, वो सब गलत चीज होता है। उस तरीके से केमिस्ट्री मत पढ़ाई करो। बहुत आसान तरीका उसका होता है मैकेनिज्म प्रिपेयर करो। तो चलो उसका मैकेनिज्म देखते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं कि ये मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। फिर भी आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आप आपका ऑर्गेनिक रिपेयर कर पाओ। क्लियर? तो देखते हैं, चलो नॉट गिवन इन एनसीईआरटी वाला टॉपिक है जेईई के लिए एंड नीट के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये वाला टॉपिक। तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो फिनॉल लेके आओ। आपके पास जो फिनॉल आ गया है, चलो आ गया भैया फिनॉल, ओके सही। अब जब फिनॉल ये मतलब फ्यूज्ड NaOH के साथ रिएक्शन लगाएगा तो आपके पास कुछ ऐसा क्रिएट होगा। ये स्टेप आप आगे भी लिख सकते थे, मैंने नहीं लिखा था क्योंकि आप आगे पढ़ के आए हो, मैंने पढ़ाया है ये वाली चीज। ये आपको फिनॉक्साइड आयन मिल गया, पॉजिटिव आयन साथ में नहीं लिख रहा। अभी आपको करना क्या है, आपको देखना है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब मान लीजिए कि ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो चला गया ऑक्सीजन, समझ गए ना? ओके, अगर वैसा हो गया तो C के पास तो डबल बॉन्ड रहने वाला है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया भैया और यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप ध्यान से देखो, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलतियां करते, सर ऑक्सीजन अटैक नहीं लगाया, नहीं भैया, याद रखना है सबसे पहला अटैक कार्बन को लगवाना है, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल रेडी, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल आ गया। तो चलो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो
चार्ज लाने के लिए रेजोनेंस करवाना पड़ेगा। चलो रेजोनेंस करवाते हैं ना। तो रेजोनेंस के लिए ये पैर को मैं अंदर रख दूंगा, इसको खोल के बाहर रख दूंगा, तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन के निकलने वाला है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज और बाकी के बॉन्ड का पोजीशन वैसे का वैसा रहेगा। अब ये वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सा वाला, C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, उसके साथ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसे यहाँ पर अटैक लगवाना है। उसने अटैक लगा दिया तो आप ध्यान से देखो आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, सही है, आपके पास यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा, C के पास आएगा डबल बॉन्ड, इसके पास आएगा O माइनस चार्ज और यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। बहुत ही ध्यान से देखो, अभी तो रिंग की एरोमेटिसिटी बूम हो गई। मैं ये जो वर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पर अभी मतलब बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टीज होता है कि सर ये रिंग की एरोमेटिसिटी बूम हो गई, उससे मीनिंग क्या होगा। आप हकेल रूल लगा कर देखो। हकेल रूल क्या बताता है, 4n+2। हकेल रूल आपको क्या सिखाता है, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करो, रिंग हुआ 1, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आने चाहिए, अंदर तो 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एरोमेटिसिटी तो गुम हो गई। अभी एरोमेटिसिटी उसका वापस लाना, कैसे लाओगे, कैसे लाओगे एरोमेटिसिटी वापस। अभी जो बढ़ गया है वही चीज कर रहा है यार, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन होगा, अगर ये हाइड्रोजन, अगर ये वाला हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, ध्यान से देखिए, अगर ये वाला हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो बहुत अच्छे से ये बॉन्ड अंदर चला जाएगा। पर ये हाइड्रोजन को रिलीज कौन करवाएगा, तो हमारे पास तो बेस ऑलरेडी प्रेजेंस है NaOH का, तो NaOH से हमें OH- भी मिल जाएगा और ये OH- ये हाइड्रोजन को उठाकर लेके जाएगा। ये स्टेप सबसे बढ़िया होता है। तो बेस हाइड्रोजन को उठाकर लेके गया तो क्या क्रिएट हो गया होगा, यहां पर डबल बॉन्ड आएंगे, यहां पर भी, यहां पर आएगा C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां पर आएगा ऑक्सीजन एंड नेगेटिव चार्ज। यहां से हाइड्रोजन चला गया तो वो बॉन्ड कहां पर आएगा, अंदर आएगा, आ गया। अगर वो बॉन्ड अंदर आया तो ये बाहर चला जाएगा, चला गया। अब ध्यान से देखिए, आपके पास 2 ऑक्सीजन है और दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है। करना कुछ नहीं है, हाइड्रोलिसिस ही करना है। और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के दौरान टोटल 2H+ यूटिलाइज होने वाले हैं। एक H+ जाएगा, इसके 2H+ आएंगे, एक H+ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ और एक वाला जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो कुछ प्रिपेयर ऐसा होने वाला है। इसे बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। इसका एक दूसरा भी नाम होता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आप उसे भी नाम दे सकते हो, सैलिसिलिक एसिड भी नाम दे सकते हो। तो इस तरीके से सैलिसिलिक एसिड का जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो आई एम श्योर माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। करना कुछ नहीं यार, शांति से देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म को 2 बार देखो। मैकेनिज्म समझना आसान होता है अगर दिमाग में घुस गया तो, अगर वो चला गया तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके साथ कोलबे स्मिथ पर भी अंडरस्टैंड लगाता हूँ। कोलबे स्मिथ भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। लास्ट हेडेक का मेडिसिन बनाते हैं, एस्पिरिन बनाने चलते हैं। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। ओके बच्चों, अभी लास्ट वाला मेडिसिन पढ़ाई करना है, एस्पिरिन कैसे बनाओगे। तो ये मैंने रफ नहीं किया क्योंकि एस्पिरिन इसी तरीके से बनाना है। किस तरीके से एस्पिरिन बनाएंगे, तो पहले तो आप वो देख लो ध्यान से कि सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाना है। देखा आपने, सैलिसिलिक एसिड के लिए आपने पहले फिनॉल को लिया, फ्यूज्ड NaOH का यूज कर दिया, फिनोक्साइड बनाया, उसके बाद रेजोनेंस लगाकर माइनस लेके आए क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल लगवाना था। C डबल बॉन्ड O वाला वो लगा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड से ये निकाल के लाए थे, याद है ना, ओके बढ़िया। और यहाँ तक आपने एसिड का प्रिपरेशन कर दिया। अब जब एस्पिरिन बनाना है
तो एस्पिरिन का प्रिपरेशन करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान रखने वाली बात मैं बता रहा हूं, पूरा मैकेनिज्म सेम रहेगा, वैसे का वैसा ही। जो छोटा चेंज होने वाला है वो वाली बात देखनी। चलो, सबसे जो छोटा चेंज होगा वो वाली बात देखनी है। यहां पर से अगर आपने यहां से ही हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो वो बात क्लियर है कि हाइड्रोजन यहां पर चला जाएगा। तो मैं हाइड्रोलिसिस नहीं करवा रहा, उसके बजाय मैं यूज कर रहा हूं CH3COCl, इथेनॉल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड। क्लियर? ये आ गया एसिड क्लोराइड। अगर आप एसिड क्लोराइड का यूज करोगे तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर उसके ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास प्रिपेयर होगा CH3C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl माइनस। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर अटैक लगाएगा। आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये इस यहां पर अटैक नहीं लगा सकता, तो वो बात समझ लो, यहां पर अटैक किस वजह से नहीं लगाएगा, ताकि वो इलेक्ट्रॉन तो आसानी से अवेलेबल होते नहीं। क्यों अवेलेबल नहीं होते? वो तो रेजोनेंस में यूज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक लगाएगा। अगर वहां पर अटैक लगवाया तो कुछ ऐसा प्रिपेयर होने वाला है। समझ गए? OCOCH3 यहां पर तो एज इट इज C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ओपन माइनस चार्ज। इसके बाद लगा दो हाइड्रोलिसिस करवा दो। अगर हाइड्रोलिसिस करवाया तो यहां पर एक H+ आएगा, इसे यहां पर लगा दो, तो यहां पर OCOCH3 और यहां पर आया C डबल बॉन्ड OH। इसे बोला जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या फिर इसे बोला जाता है एस्पिरिन, जो एक मेडिसिन होता है, खाने में काम में आता है और ये एक ड्रग है। आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ाई करोगे जब ड्रग वाला चैप्टर को पढ़ाई करोगे। तो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड से आप कैसे बना सकते हो? करना कुछ नहीं है, सिर्फ CH3COCl के साथ रिएक्शन करवाना है। ये दूसरा स्टेप आएगा। पहला स्टेप आप इसे फिनॉल से क्रिएट करवाना है, तो फ्यूज्ड NaOH का यूज करो और ये वाला टॉपिक लिख दो। दैट्स इट, बात खत्म। मतलब कि आप कोल्बे-स्मिथ के बाद एस्पिरिन बना सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज करने से? CH3COCl। वो दूसरे स्टेप में यूज करना रहता है। तो एस्पिरिन वाला भी रिएक्शन एक बार लिख लेना और ये उसका मैकेनिज्म हो जाएगा। तो ध्यान से लिख लो, पूरा टॉपिक समझ लो। इसके साथ ही आज का जो 3 टॉपिक था, बेसिक 3 टॉपिक, वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। छोटे छोटे 2 और रिएक्शन है जो फिनॉल के रिएक्शन होते हैं, वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 जो बाकी रिएक्शन है वो भी करवा देता हूँ। ओके बेटा, अभी 2 लास्ट रिएक्शन छोटी छोटी बाकी है, वो कंप्लीट कर देते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, वो सबसे पहले मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, बहुत आसान वाला रिएक्शन है, बहुत ही आसान वाला रिएक्शन, पर कई बार पूछ लिया जाता है, बच्चे ये रिएक्शंस सॉल्व नहीं कर पाते। तो ध्यान से देखना है आपको। फिनॉल ले लिया आपने, फिनॉल का रिएक्शन आप करवाओगे Na2Cr2O7 के साथ। आप क्रोमिक एसिड बनाना चाहते हो तो H2SO4 भी ले लो और पानी का थोड़ा मीडियम भी ले लो। अगर इतना ले लिया तो यहाँ पर कुछ ऐसा क्रिएट होने वाला है। इसे बोला जाता है बेंजोक्विनोन। इसे बोला जाता है बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन प्रिपेयर होता है, बहुत आसान वाला रिएक्शन हो गया। कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और लास्ट रिएक्शन फिनॉल का केमिकल रिएक्शन जो होता है, वहां पर लास्ट रिएक्शन मैं आपको समझा देता हूं। वहां पर लास्ट रिएक्शन आएगा, फिनॉल का रिएक्शन
रेजिन प्रिपेयर होगा। ये आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा, तो ध्यान रखिए। कंप्लीट करना है बेटा आज का पूरा टॉपिक। यहाँ पर फिनॉल के केमिकल रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। फिर से एक बार फटाफट से समरी बनाना है। इसका समरी बनाओ। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल का सबसे पहले क्या पढ़ के आए? नाइट्रेशन। वो दो तरीके से होता था, दो तरीके से, याद है ना? पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था कि आप डाइल्यूट HNO3 यूज करो लो टेम्परेचर पर, तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूट मिलता था, याद है? ओके। दूसरा कंडीशन था कि आप कॉन्सेंट्रेटेड यूज करो तो पिक्रिक एसिड आएगा। दूसरा आप पढ़ के आए ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में भी वैसा ही कंडीशन था। अगर लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर देख के आओ, अगर लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर देख के आओ। ब्रोमिनेशन में क्या पढ़ाई करके आए? ब्रोमिनेशन में पढ़ाई करके आए कि डायरेक्टली Br2 वाटर लिया होता तो Br2 वाटर लेने से आपको कुछ ऐसा मिलने वाला था, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जो व्हाइट कलर के पीपीटीज होते हैं। अगर आपको लैब में फिनॉल को चेक करना है ना तो ये वाला काम कर सकते हो। दूसरा आप क्या पढ़ के आए? आप पढ़ के आए कि Br2 को ले लो CH2 में, मतलब लो पोलर सॉल्वेंट में, लो पोलर सॉल्वेंट में। अगर लो पोलर सॉल्वेंट में लिया हुआ है आपने तो आपके पास मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आएगा, जो मेजर होगा वो पैरा वाला होगा। ये दो चीज पढ़ के आए। अभी आपने पढ़ा रेमेटिमान। रेमेटिमान में क्या था? रिएजेंट आपको CHCl3 प्लस NaOH, ये पहला वाला रिएजेंट। दूसरा वाला रिएजेंट आएगा हाइड्रोलिसिस मतलब प्रोटॉन। क्लियर? यहाँ पर प्रिपेयर होता था सैलिसिलिक। फुल स्पीड में क्या है? फुल स्पीड में आया CO2 प्लस NaOH और दूसरा रिएजेंट निकल कर आया H प्लस। यहाँ पर भी सेम वही तरीके से जो प्रिपेयर होता था वो था सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन में आपने क्या यूज किया? ये वाला तो सही है, पर इसके सिवाय एक यूज होता है CH3COCl। इसका दूसरा भी एक नाम निकल कर आया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो इसके साथ ही हमारा फिनॉल का प्रिपरेशन वाला टॉपिक खत्म। सही है? दिमाग में गया कि नहीं गया? अब देखो बेटा, आप घर से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो लेक्चर को 2 बार देखना है। दूसरी बार लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड लगा कर देखो। वीडियो के कॉर्नर पर आपको जो 3 बटन दिखाई दे रहे हैं वहां से स्पीड आप उसका ज्यादा कर सकते हो। लेक्चर को फुल स्पीड पर आप एक बार देख लो, फिर से एक बार रिवीजन लगा लो ताकि पूरा कंसेप्ट रेडी हो जाए। ये टॉपिक नहीं देखा, ये वाला टॉपिक था L17 का। L17 नहीं देखा तो एक बार देख लेना। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक लगाओ, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक लगाओ। क्लियर है? एंड जो लेडी स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनको ये लेक्चर शेयर करना है, वो भूलना नहीं है। एंड कमेंट बॉक्स में कुछ पॉजिटिव कमेंट्स लिखो। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मुझे मेरे बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं जानना, आप सब्जेक्ट के बारे में पॉजिटिव लिखो, बहुत अच्छा लगेगा। कल फिर मिलेंगे थोड़े और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।